आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 8वीं का मिड लाइन आकलन 2021-22 प्रश्न पत्र गणित, जिसमें आप लोग को प्रश्न पत्र दिख रहा होगा। इसमें है ऊपर में लिखा हुआ है विषय गणित, छात्र का नाम, इसमें छात्र अपना नाम लिख लेंगे और रोल नंबर लिख लेना है। समय दिया हुआ है 3 घंटा का, माध्यम है हिंदी। प्रयोजना कार्य दिया हुआ है खंड अ, खंड ब, खंड स और कुल 60 अंक का दिया हुआ है। तो इसके हिसाब से हम लोग को हल करना है और नंबर को लिखना है। तो चलिए हम लोग प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। इसमें दिया हुआ है सभी प्रश्नों को, निर्देश दिया हुआ है सभी खंडों के प्रश्नों के उत्तर लिखना अनिवार्य है। तो खंड अ दिया हुआ है, खंड अ दिया हुआ है। खंड अ में दिया हुआ है प्रश्न 1, यदि n 4, 5 पाइथागोरस त्रिक है तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको इसमें n का मान ज्ञात करना है। तो n का मान क्या होगा, तो इसके लिए हमको जानना चाहिए पाइथागोरस त्रिक क्या है। तो पाइथागोरस त्रिक में होता क्या है कि हम इसमें सबसे बड़ी संख्या का वर्ग अन्य दो छोटी संख्याओं के वर्ग के बराबर होता है। जैसे हमारे पास दिया हुआ है सबसे बड़ी संख्या है 5 है, अब 5 का वर्ग कितना होता है 25 होता है। और हमारे पास एक संख्या दिया हुआ है 4 का वर्ग होता है 16। तो हमको ये पता करना है कि 16 में कितना जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। तो 16 में 9 जोड़ने से 25 हो जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि किस संख्या का वर्ग 9 आता है। जैसे 1 का वर्ग आता है 1, 2 का वर्ग आता है 4 और 3 का वर्ग आता है 9। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 3 का वर्ग आ जाएगा 9। तो यहाँ पे n का मान क्या आ जाएगा 3, इसका आंसर हो जाएगा स नंबर, पाइथागोरस त्रिक। तो हमारा इस प्रकार पहला सवाल हल हो चुका है। अब हम दूसरे सवाल की ओर चलते हैं, जिसमें हमारा दूसरा सवाल दिया हुआ है b धन d कोष्टक बंद और दूसरे कोष्टक में दिया हुआ है c धन a का मान कौन से विकल्प के मान के बराबर है। तो हमको इसमें क्या करना है, गुणा करके लिखना है। गुणा करके लिखना है तो यहाँ में दिया हुआ है किसी को भी देख सकते हैं, गुणनखंड निकालना है। तो यदि पूरे कोष्टक को निकालते हैं b धन d, तो b और d c धन a कहीं पे नहीं दिया हुआ है, पूरे कोष्टक में c धन a नहीं दिया हुआ है। तो इसलिए हमको इसको गुणा करेंगे। चेक करते हैं, a का गुणा ये नहीं होगा, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो चेक कैसे करेंगे कि जो हमारा सवाल दिया हुआ है सामान्य मिला लेते हैं c धन a, ये हमारे पास दिया हुआ है c धन a, जो कि दिया हुआ है द नंबर में c धन a दिया हुआ है। इसलिए b का गुणा करते हैं c धन a के साथ, इस b का गुणा करेंगे c धन a के साथ और d का गुणा करेंगे c धन a के साथ। इसलिए हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा द नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया द। इसी प्रकार दिया हुआ है अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है प्रश्न नंबर 3, किसी n भुजाओं वाली बहुभुज में अंतः कोण का योग ज्ञात कीजिए। जो हमारा जो दिया हुआ था है n भुजाओं वाली बहुभुज दी गई है, इसमें n भुजाओं वाली अंतः कोण का योग का सूत्र कौन सा होगा। तो उसके लिए अंतः कोण के योग का सूत्र होता है ब नंबर n-2 गुणित 180। प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है किसी वृत्त के चाप का डिग्री माप 180 है तो वह चाप क्या होगा। तो वह चाप क्या होगा 180 अंश है, तो 180 अंश मतलब क्या है वो अर्धवृत्त है, इसलिए उसका आंसर क्या हो जाएगा द नंबर। तो इस प्रकार हमारा पहले पेज का आंसर लगभग हल हो चुका है। अब दूसरे सवाल की प्रश्नों की ओर चलते हैं, अब जिसमें दूसरे सवाल को हल करेंगे। तो दूसरे सवाल हल करते हैं, चलिए देखते हैं। दूसरा सवाल में दिया हुआ है, हमारा सवाल क्या दिया हुआ है, हल कीजिए 3 नंबर का है 2 का घात ऋण 2 प्लस
ऋण 2 कोष्टक बंद पूरे का घात 2। तो इसको हम लोग हल करेंगे तो कैसा होगा हल इसका, हम लोग लिख सकते हैं, हल कर रहे हैं 2 का घात ऋण 2 धन ऋण 2 पूरे का घात 2। अब इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, सूत्र दिया हमारे पास सूत्र दिया हुआ है। सूत्र क्या दिया हुआ है, m का a का घात माइनस m। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/a का घात m। तो इस सूत्र के हिसाब से हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 का घात 2 धन, इसको लिखते हैं कितना, ये हो जाएगा कितना हमारा, ऋण 1 गुणित 2 पूरे का घात 2। अब इसको हल करेंगे फिर ये कितना हो जाएगा, 1/2 का घात 2 धन ऋण 1 का घात 2 गुणित 2 का घात 2 हो गया। अब इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का घात 2 बराबर 1/4 धन ऋण 1 का घात 2 दिया हुआ है जो कि सम संख्या है, और ऋण सम संख्या होता है ऋण 1 का मान, तो कितना होता है ये 1 गुणित कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, तो 1 गुणित 4 हो गया। अब इसको गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 धन 4। अब इसका तिर्यक गुणा कर देंगे, 4 चौको 16, तो कितना हो जाएगा, 1 धन 16/4 बराबर 17/4। ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 5 का उत्तर। क्या हो गया, ये हमारे प्रश्न नंबर 5 का उत्तर हो गया। अब हम अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं, जिसमें हमारा अगला सवाल दिया हुआ है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। संख्या दिया हुआ है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इसको हम गुणनखंड लिखेंगे तो क्या है सवाल, 6x का घात 3 धन 8x का घात 2 धन 9xy धन 12y। अब इसको हम लोग गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, 2-2 की समूह में लिख देंगे, 2-2 की समूह में। तो 2-2 की समूह में लिख दिए तो लिख सकते हैं यहाँ पे 2 के समूह में लिखने पर लिख दिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2-2 समूह में लिख देंगे, 6x का घात 3 धन 8x का घात 2, ये कोष्टक बंद कर दिए, बीच में प्लस दिया हुआ है, प्लस डाल देंगे, 9xy प्लस 12y। अब दोनों में हमको जो उभयनिष्ठ निकलेगा उसको उभयनिष्ठ निकाल देना है, कॉमन जो दिया हुआ है उस कॉमन निकाल देंगे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 6 है और ये 8 है, तो 6 और 8 का हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 3x का घात 3। 8 कितना हो जाएगा, 2 गुणित 4x का घात 2। 3 को क्या लिखेंगे यहाँ पे, 9 को 3 गुणित 3xy धन 12 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, 4 गुणित 3y। अब इतने करने के बाद क्या है, कोष्टक में हमको कॉमन देखना है क्या क्या है। तो पूरे कोष्टक में देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ x का घात 2 है और यहाँ x का घात 3 है। तो इसको हम लोग जो कॉमन दिख रहा है, जो छोटी संख्या है, उसको उभयनिष्ठ निकाल देंगे। उभयनिष्ठ का मतलब है दोनों में से जो सबसे छोटा होता है उसको निकाल देते हैं। तो दोनों में दिख रहा है, यहाँ 2 है और ये 2 है, तो 2 निकल जाएगा कॉमा उभयनिष्ठ, और यहाँ x का घात कितना है, 2, तो x का घात 2 को उभयनिष्ठ निकाल दिए। तो यहाँ कितना बचा, 3, और 2x निकाल दिए तो 1x बचा हुआ है, तो 3x हो गया धन इसमें का 2 को निकाल दिए तो यहाँ कितना बचा हुआ है, 4, और ये 2 को हम लोग उभयनिष्ठ निकाल दिए तो उभयनिष्ठ निकल गया। तो यहाँ पे हमारा कितना बचा, 3x धन 4। अब अगला आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, इसलिए 3 उभयनिष्ठ निकल गया। उसके बाद यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, तो एक y को निकाल दिए। तो हमारे पास अब क्या बचा, यहाँ पे
3x, 3x धन यहाँ पे कितना बचा 4। तो उभयनिष्ठ निकालने के बाद हमको एक चीज़ को भी और ध्यान देना रहता है, अगर उभयनिष्ठ निकाल रहे हैं गुणनखंड में तो जो दोनों कोष्टक है जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ये कोष्टक और ये कोष्टक, दोनों का मान लगभग क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर समान है तो हमारा हल क्या होगा, सवाल लगभग सत्य होगा, गलत होने की संभावना इसमें नहीं होती है। तब इसको अब दोनों में फिर उभयनिष्ठ निकाल देंगे, कॉमन निकल जा रहा है, यहाँ कितना हो जाएगा 3x धन 4, यहाँ कितना बचा है 2x का घात 2 धन 3y। ये हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर। इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, उत्तर लिख देंगे। अब अगला सवाल दिया हुआ है, अगले सवाल की ओर चलते हैं, जिसमें हमारे अगले सवाल में दिया हुआ है, प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित पाई चार्ट अमर के परिवार का विभिन्न मदों पर अनुपातिक व्यय दर्शाता है। यदि अमर की वार्षिक आय 48,000 रुपया है तो नीचे दिए गए प्रश्नों के हल कीजिए। पूरे ये 5 नंबर का सवाल है। जिस सवाल में दिया हुआ है खर्च दिया हुआ है, विविध खर्च 30%, किराया 25%, परिवार 5%, आहार 17%, शिक्षा पर 15%। तो हमारा सवाल दिया हुआ है वह हर महीने कितने रुपए की बचत करता है। ये पाई चार्ट से हमको क्या निकालना है, कितने रुपए की बचत करता है। तो बचत हम लोग कैसे निकालेंगे, टोटल जो खर्च लिख देते हैं हम लोग, खर्च अ नंबर का हल है, ये हल अ का। तो यहाँ पे लिख देंगे खर्च, क्या लिख देंगे, खर्च। खर्च क्या क्या है लिख देते हैं, विविध खर्च 30%, किराया कितना है 25%, परिवार के लिए है 5%, आहार है 17%, शिक्षा है 15%, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब लिख दिए। अब लिखने के बाद इस पूरे का क्या कर देंगे, योग कर देंगे। तो योग कितना हो जाता है इसका, 30 और 25, 55, 55 और 5 कितना हो जाएगा 60, 60 और 17, 60 70 87, 87 और 15 कितना हो जाएगा 92, 87 नहीं 77 और 15 हो जाएगा कितना 92। तो टोटल खर्च कितना करता है वो 92%। अपने वार्षिक आय का खर्च कितना कर देता है वो 92%। मासिक आय कितना है उसका, मासिक आय, मासिक आय कितना है बराबर 48,000। हम लोग 48,000 लिख दिए। तो 48,000 का कितना करता है 92% खर्च कर देता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 48,000 का 92% बराबर कितना हो जाएगा 48,000 गुणित 92 पूरे का बटा 100, 2 जीरो 2 जीरो काट दिए। तो हमारे पास यहाँ कितना बच गया 48 गुणित 92, ये हमारा क्या हो जाएगा गुणा कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। इसे आप लोग गुणा कर लीजिएगा, मासिक आय और जो गुणा कीजिएगा ये इसका क्या होगा, और जो उत्तर आंसर हो जाएगा क्या होगा 48 गुणित 92। थोड़ा सा गलती हो गया था, इसलिए उसको मैंने सुधारने का प्रयास किया है। अगला सवाल दिया हुआ है, यदि विविध व्यय का 10% कपड़ा के लिए खर्च करता है। जो हमारे पास दिया हुआ है विविध व्यय, ये विविध व्यय दिया हुआ है, इसका क्या करता है वो 10% कपड़ा के लिए खर्च करता है। तो कपड़े पर कितनी राशि की खर्च की जाएगी। तो अगला दिया हुआ है खर्च, विविध व्यय का, यदि विविध व्यय का 10%
कपड़े के लिए खर्च करता है तो कपड़ों पर कितनी राशि खर्च होगी। तो यहाँ पे निकालेंगे 48,000 का 30%, कितना हो जाएगा 30%, मतलब 48 गुणित 30/100। ये जीरो अरे जीरो कट गया, तो हमारे पास कितना आया 480 गुणित 30 गुना कर देंगे। 3 अठे 24 हाथ में आ गया, 2 4 12 13 14 और 2 जीरो है इसलिए 2 जीरो निकाल दिए। तो 48,000 का 30% कितना हो गया 14,400। तो 14,400 का कितना है 10% खर्च करता है कपड़े पर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कपड़े पर खर्च कितना हो जाएगा 14,400 गुणित 10/100 जीरो जीरो काट दिए तो कितना हो जाएगा कपड़े पर खर्च हो जाएगा कितना 144 गुणित 10 बराबर 1,440। ये हमारा कितना हो जाएगा ब नंबर का आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया ब नंबर का आंसर। अगला सवाल की ओर फिर चलते हैं। अगला सवाल में बनाने का प्रयास करते हैं। हमारा अगला सवाल दिया हुआ है 30 आदमी किसी खेत की कटाई 17 दिन में कर सकते हैं, कितने आदमी और लगाए जाए ताकि उसी खेत की कटाई 10 दिन में की जा सके। तो हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है एक चार्ट बना देंगे, एक टेबल बना दिए छोटा सा। यहाँ लिख देंगे आदमी, कार्य करने वाले कितने हैं आदमी, और दूसरे में क्या दिया हुआ है दिन लिख दिए। तो 30 आदमी कितने दिन कार्य करते हैं 17 दिन। यहाँ हो जाएगा 30, यहाँ हो जाएगा 17। कितने आदमी, तो कितने आदमी 10 दिन में काटेंगे। तो कितने आदमी है तो कितने आदमी में कितना हो जाएगा यहाँ पे एक आदमी कितना दिन में काटेंगे 10 दिन में काटेंगे, मतलब खेत वही है। तो इसके लिए हमारा जो सूत्र है उसको लगा देते हैं, क्या है x1 गुणित y1 बराबर x2 गुणित y2। तो हमारा x1 कितना है 30, y1 कितना है 17, x2 कितना है x, y2 कितना है 10। अब ये आ गया, इसको हम लोग पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x बराबर कितना बचेगा, ये इसके नीचे आ जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा 30 गुणित 17/10। ये जीरो कट गया तो हमारे पास बचा 3 गुणित 17 बराबर 17 तिया 51। तो 10 दिन में कितने व्यक्ति काटेंगे उसको 51 व्यक्ति 10 दिन में काट सकते हैं। हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है सर्व समीकरण का प्रयोग करते हुए नीचे दी गई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमको सर्व समीकरण का उपयोग करके बनाना है दी गई आकृति का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है हम लोग मालूम है अपने को, क्षेत्रफल ये कौन सा चित्र है आयत। तो लिख सकते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। चूँकि हमारे लंबाई कितना दिया हुआ है x-5, यहाँ लिख देंगे x-5। चौड़ाई कितना दिया हुआ है गुणित x-3। ये हमारा सर्व समीकरण के हिसाब से हो गया। इसको गुणा कर देंगे, इस x का गुणा करेंगे x के साथ, x का घात कितना हो जाएगा 2। फिर x का गुणा हो जाएगा 3 के साथ तो कितना हो जाएगा 3x। 5 का गुणा x के साथ तो कितना हो जाएगा 5x। फिर इस 5 का गुणा हो जाएगा 3 के साथ तो कितना हो जाएगा 5 तिया 15।
तो यहाँ कितना हो जाएगा, x का घात 2, ये सजाती है x 5x और 3x, इसलिए इसको जोड़ देंगे, 8x हो गया धन 15। ये हमारे सवाल क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला सवाल दिया हुआ है चतुर्भुज की रचना। हमको क्या करना है, एक चतुर्भुज बना लेना है और उसकी रचना करना है। तो इसको आप लोग करने का प्रयास कीजिएगा, मैं इसको नहीं कर रहा हूँ, बाकी आसानी से बन जाएगा। मैं एक छोटी सी संख्या बता दे रहा हूँ। प्रश्न नंबर 11, ये लगभग किताब में दिया हुआ है कक्षा 8वीं के। प्रश्न नंबर 10, बाकी जो सवाल है किताब से संबंधित थोड़ा सा नहीं है, बाहर से है, इसलिए बाकी सवाल को हल कर दिया हूँ। मैं 10 नंबर को नहीं कर रहा हूँ, आप लोग कर लीजिएगा। यस, अगला सवाल दिया हुआ है सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, लिखिए। हमको यहाँ पे लिखना है सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो हमको सबसे पहले जान लें कि भाज्य संख्या क्या है। भाज्य संख्या का मतलब क्या है, उसको हमको जान लेना चाहिए कि भाज्य संख्या क्या है। भाज्य संख्या का मतलब है कि वह संख्या 1 से और स्वयं से, 1 से, 2 से और स्वयं से भाग को छोड़कर, 1 से और स्वयं से छोड़कर किसी अन्य संख्या से यदि वो भाग जाता है तो उसका हम लोग क्या लिखते हैं, भाज्य संख्या लिखते हैं। किसे किसे, 1 से और स्वयं को छोड़कर। जैसे अगर हम बोलते हैं कोई संख्या है हमारे पास, एक क्या है, एक ऋण संख्या बोल सकते हैं, क्योंकि एक हम लोग ना तो भाज्य बोलते हैं ना अभाज्य बोलते हैं, एक दोनों है, भाज्य अभाज्य है। 2 क्या है, भाज्य और अभाज्य। तो 2 में अगर हम लोग भाग करेंगे 2 को तो होता क्या है, 2 भाग जाता है 1 से और 2 से। तो हमारे पास 1 से जा रहा है और 2 से जा रहा है, तो स्वयं 1 से और 2 से। तो हमको 1 और 2 से जो भाग जाएगा उसको छोड़ के अन्य जिस संख्या से भाग जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। तो ये 1 से 2 क्या है, 1 से जाता है और स्वयं से, इसलिए 2 क्या है, भाज्य संख्या नहीं होगा। 3 जो कि क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अब 4 जो है सब, इसके बाद अगला संख्या आता है 4 किससे किससे भाग जाता है, 1 से, 2 से और ये 4 से। मतलब 4 है 1 से भी जाता है और स्वयं से जाता है और 2 से जाता है। इसलिए हमारा जो सबसे छोटी भाज्य संख्या का हो जाएगा 4 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा, 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा, 4 होगा। थोड़ा सा सवाल क्या है, समझने लायक है। सबसे छोटी 2 नहीं है, 4 है, क्योंकि 2 क्या है, 1 से जाता है और 2 से। तो हमको उसको छोड़कर, या तो 1 से और 2 से छोड़कर अन्य जो किसी संख्या से भाग जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। इसलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, 4 होगी। अगला सवाल दिया है 2 संख्याओं का योग 63 है। 2 संख्याओं का योग क्या दिया हुआ है, 63 है। यदि एक पूर्णांक 37 है तो दूसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लोग हल करते हैं, दिया हुआ लिख सकते हैं। और उतना लिखेंगे तो सवाल जगह छोटा हो जाता है, इससे हम लोग क्या लिख देंगे, एक पूर्णांक मतलब पहली संख्या लिख सकते हैं। पहली संख्या कितना है, बराबर ऋण 37। और दूसरा संख्या ज्ञात करना है तो लिख सकते हैं यहाँ पे दूसरी संख्या। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x। तो प्रश्नानुसार क्या करना है, दोनों को जोड़ना है। तो प्रश्नानुसार क्या लिख देंगे, दोनों का योग मतलब पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या। तो यहाँ लिख देंगे ऋण 37 धन x बराबर कितना हो जाएगा, 63। और 63 में क्या है, हम लोग इस ऋण 37 को पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ कितना बचेगा, x। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 63 धन
37 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 100। तो हमारे पास दूसरी संख्या क्या आ गया 100, ये हमारा क्या है उत्तर है। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 13। एक कक्षा में छात्र और छात्राओं का अनुपात कितना दिया हुआ है 6:5 है। यदि कक्षा में 25 छात्राएं हैं तो छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या करना है इसमें है दिया हुआ है छात्र कितने हैं 6 अनुपात हैं और छात्रा कितना है 5 है, जिसमें छात्राएं कितना दिया हुआ है 25 दिया हुआ है। तो इसी के हिसाब से हमको क्या निकालना है अनुपात निकालना है। किनका निकालना है हमको छात्रों की, मतलब ये छात्र का निकालना है, छात्रों का अनुपात निकालना है। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा इसको हम लोग लिख सकते हैं छोटा सा 25 गुणित 5/6, क्योंकि जो छात्रा हैं हम लोग टोटल से गुणा करके 6 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये नहीं 6 तो क्या है छात्राएं हैं ना, हमको छात्र का निकालना है इसलिए यहाँ पे 5 लिखेंगे। 5 गुणित 6, ये 5 एकम 5, 5 पचे 25 बराबर कितना हो जाएगा 5 गुणित 6/30 हो जाएगा। तो यहाँ पे छात्रों की संख्या कितना हो जाएगी 30 हो जाएगी। अगला सवाल दिया हुआ है 14 नंबर। तो 14 नंबर की ओर चलते हैं। किसी न्यून कोण त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर है, इस त्रिभुज के सभी कोण की माप क्या होगी बताइए यह कौन सा त्रिभुज है। तो हमको क्या करेंगे दिया हुआ है सभी त्रिभुज कोण की तीनों भुजा आपस में क्या है बराबर है तीनों कोण की भुजा आपस में बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज की परिभाषा से, त्रिभुज की परिभाषा से क्या होता है त्रिभुज की परिभाषा से तीनों कोण का योग 180 अंश। तो हमारे पास तीनों कोण समान है तो यहाँ लिख सकते हैं तीनों कोण x धन x बराबर 180 अंश। तो यहाँ क्या हो जाएगा x जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 3x बराबर 180। x बराबर कितना हो जाएगा 180/3, 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 शून्य 0। तो x बराबर कितना हो आ जाएगा 60 अंश। और सभी भुजा क्या है 60 अंश का है, इसलिए कौन सा त्रिभुज हो जाएगा ये समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज ये हो जाएगा समबाहु त्रिभुज, क्योंकि उनके तीनों भुजाओं का माप क्या दिया हुआ है बराबर, इसलिए क्या हो जाएगा ये समबाहु त्रिभुज। अगला सवाल है बच्चों की एक सभा में 11 बच्चे हैं, प्रत्येक बच्चों को कुल 250 ग्राम नाश्ता दिया जाना है, कुल कितने ग्राम नाश्ता की आवश्यकता होगी। तो कितने ग्राम नाश्ता की आवश्यकता होगी, इसलिए क्या करेंगे हम लोग एक बच्चे का नाश्ता लिख देंगे, एक बच्चे का नाश्ता कितना हो जाएगा 250 ग्राम। एक ग्राम में है तो 250 ग्राम। 11 बच्चे का नाश्ता तो लिख देंगे 11 बच्चे का नाश्ता बराबर कितना हो जाएगा 11 गुणित 250 गुणा कर देंगे 11 पछे 55, हाथ में आया 2, 11 दूनी 22 और 2 27, ये 0 का 0 लिख दिए। तो टोटल कितना हो गया 2750 ग्राम। तो हम लोग को पता है कि एक किलो बराबर 1000 ग्राम।
1 किलो बराबर कितना होता है 1000 ग्राम। तो 1 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा 1 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा 1/1000 किलो। तो यहाँ कितना है 2750 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा 2750/1000 काट दिए और इसको काट देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 2.750 तो टोटल कितना नाश्ता लग जाएगा 2 किलो 750 ग्राम। अगला सवाल दिया हुआ है एक फर्नीचर दुकान में 6 कुर्सी और 5 मेज की कीमत 1642 रुपया है तथा 4 कुर्सी और 3 मेज की कीमत 1028 रुपया बताता है। तो आपको 2 कुर्सी और 3 मेज के लिए कितने रुपए देने होंगे। ये सवाल क्या है हमारे 8वीं कक्षा के कोर्स से नहीं है, थोड़ा सा अलग हट के है। तो यहाँ पे हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ दिया हुआ मान लेंगे यह कुर्सी क्या है x है और मेज को क्या मानेंगे y। हम लोग के कुर्सी को मानेंगे x और मेज को मानेंगे y। तो इसको हम कितना कितना लिख देंगे 6x। ये x की जगह कुर्सी है और 5 मेज इसलिए लिख देंगे यहाँ पे कितना 5y बराबर दोनों को मिला के मतलब 6 कुर्सी और 5 मेज का कीमत कितना है 1642 रुपया। ये 1642 हो गया। अब अगला हमारा सवाल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 4 कुर्सी और 3 मेज। तो यहाँ लिख दें 4 कुर्सी तो ये 4x धन 3y बराबर कितना दिया हुआ है 1028 रुपया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया। अब इसे हल करने के लिए किसी भी एक संख्या को हम लोग क्या करते हैं समान करते हैं। और समान करने के लिए क्या करेंगे, अगर x को समान करना है तो x का गुणा ऊपर में और नीचे भी करेंगे x के पद का। जैसे x का गुणा क्या हो जाएगा 4 का गुणा ऊपर वाले में 4 का गुणा 6x के साथ 5y के साथ और 1642 के साथ गुणा कर देंगे। तो गुणा कर देते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा 6 चौको 24x 5 चौको 20y बराबर कितना हो जाएगा 4 से गुणा कर देंगे 4 दूनी 8 4 चौको 16 हाथ में आया 1 6 चौको 24 और 1 25 हाथ में आया 2 तो 4 एकम 4 और 2 6 6560 हो गया। अब उसी प्रकार इस 6 का गुणा करेंगे नीचे के पूरे पद के साथ। तो 6 चौको 24x धन 6 तिया 18y बराबर 6 का गुणा करेंगे 8 छक 48 हाथ में आ गया 4 6 दूनी 12 और 4 कितना हो जाएगा 16 हाथ में आया फिर 1 4 शून्य शून्य और 1 हो गया 6 एकम 6। अब दोनों आ गया यहाँ पे बराबर। मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में कर रहा हूँ क्योंकि जगह अपने पास छोटा है, ये थोड़ा सा लंबा सवाल है लेकिन मैं शॉर्टकट में कर दे रहा हूँ। मेरे को इससे दूसरा विधि और भी है लेकिन और लंबा लगेगा, इसे मैं शॉर्टकट में नहीं बता दे रहा हूँ। अब इसका हम लोग क्या करेंगे घटा देंगे। घटाने पर क्या हो जाएगा नीचे का सभी का चिन्ह बदल जाएगा। ये धन था ऋण हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा ऋण। तो ये 24 कट गया और 20 में 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2y। यहाँ घटा देंगे कितना हुआ यहाँ 4 0 0 4 तो यहाँ पे आया 2। फिर यहाँ पे आ जाएगा y बराबर कितना हो जाएगा
400/2 काट दिए तो कितना हो गया ये 200। y बराबर आ गया 200। कहने का मतलब एक मेज की कीमत कितना हो गई 200 रुपये। अब हमको कुर्सी का दाम निकालना है, तो कुर्सी का दाम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो ये y का मान आया है उसको हम लोग इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसमें रख देंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा 6x धन 5 200, x की जगह लिख दिए हम लोग 200 बराबर 1642 लिख दिए। अब इसको पुनः हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 6x धन गुणा किए 1000 हो जाएगा बराबर 1642। फिर इसको पक्षांतर कर देंगे, 6x बराबर कितना हो जाएगा, घटा देंगे तो 1640 माइनस 1000 घटा दिए तो कितना आ गया 600। 1642 1642 थोड़ा सा गलती है, 42 है ये, तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 642। फिर काट देंगे, x बराबर कितना हो जाएगा 642/6, 6 एकम 6 कट गया, 6 से भाग नहीं जाएगा इसलिए 0 कर देंगे। फिर 6 7 42, मतलब एक ठो कुर्सी का दाम कितना हो गया 107 रुपया। तो हमारे पास कितना दिया हुआ पूछ रहा है, आपको 2 कुर्सी और 2 मेज का कीमत बताना है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 कुर्सी बराबर 2 गुणित 2 कुर्सी है 107 धन 2 मेज 2 गुणित 200, तो गुणा कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 214 रुपया और ये 400 रुपया। तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 कुर्सी और 2 मेज का दाम 614 रुपया। ये हमारा क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 16 का उत्तर। मतलब 2 कुर्सी और 2 मेज का कीमत 614 रुपया है। अगला दिया हुआ है प्रश्न नंबर 17, 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाना है। हमको क्या करेंगे, ये भी किताब में दिया हुआ है, आप अपने प्रकार में स्केल को रखकर 2.5 सेंटीमीटर का त्रिज्या स्केल में रखकर खींच लेंगे और उसमें प्रकार से घुमा दीजिएगा। ये जो बनेगा अपना क्या हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर का त्रिज्या बन जाएगा। इस प्रकार हमारा जो सवाल था कक्षा 8वीं का मिड लाइन आकलन 2020-21 का प्रश्न हल हुआ। साथियों, हमारा वीडियो को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम आप लोगों के सामने और भी इसी प्रकार का वीडियो लाते रहेंगे।